हेलो दोस्तों, एसटीएफ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में अपन ने कक्षा 6 हमारा राजस्थान के 1 और 2 को जो चैप्टर है वो कंप्लीट करे तो उसके बाद अपन आगे के चैप्टर हैं वो देखने वाले हैं। अब अपन 3 और 4 का चैप्टर है वो देखेंगे और संभव हुआ तो आपका 5 का चैप्टर भी अपन साथ में ऐड कर लेंगे अगर ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं हुई तो यहाँ पे थर्ड चैप्टर जो है इसका नाम है आपके इतिहास जानने के स्रोत। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा शुरुआत के अंदर कि इतिहास जानने के अनेक स्रोत हैं। वैसे तो अनेक स्रोत हैं जिसमें से मुख्य आपके 2 भाग हैं, एक तो आपके पुरातात्विक स्रोत है और एक साहित्यिक स्रोत है। अब अपने पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत दोनों को देखने वाले हैं। यानी पुरातात्विक स्रोत है प्राचीन काल में वे अवशेष जिनसे हमें स्थान एवं घटना के संदर्भों में समझने में सहायता मिलती है उनको पुरातात्विक स्रोत है वो कहते हैं। ऐसे स्रोतों में अभिलेख, मुद्रा, स्मारक, कलाकृतियाँ एवं उत्खनन से प्राप्त सामग्रियाँ वो शामिल होती हैं। अब अपन देखने वाले हैं अभिलेख। अभिलेख क्या होते हैं? ये हमें शिलालेखों, पत्थर की जो पट्टिकाएं होती हैं, पाषाण शिलालेखों, पत्थर के बड़े बड़े खंडों, स्तंभों, भवनों, गुफाओं की दीवारें, मूर्ति, प्रतिमाओं, स्तूपों, मठों, तालाबों, खेतों में खड़ी शिलाओं, ताम्रपत्रों पर उत्कीर्ण किए हुए मिलते हैं। यानी इन चीज़ों के ऊपर जो हमें उत्कीर्ण किए हुए मिलते हैं उन्हें अपन अभिलेख हैं वो कहते हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं वो ही मैं आपको करवा रहा हूँ। पूरा चैप्टर करवाने का कोई फ़ायदा नहीं। जो आपके लिए जो काम के क्वेश्चन हैं वो ही आपके लिए इस वीडियो के माध्यम से करवाए जाएंगे। अभी आपकी 6 की पुस्तक करवाई जाएगी, उसके बाद 7 की, 8 की, 9 की, 10 की और 9 की और 10 की जो किताब है वह हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है वो रहेगी। तो घटियाला अभिलेख है वो प्रतिहारों और बिजोलिया शिलालेखों चौहानों के इतिहास जानने का महत्वपूर्ण साधन है। उसके बाद यहाँ से आपको पूछ लिया जाए, जैसे कि चिरवा का शिलालेख है वो रावल समर सिंह के युग की जानकारी है वो देता है। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन आ जाए कि चिरवा का शिलालेख है वो किससे संबंधित है, तो रावल समर सिंह आपको ऑप्शन में देखने को मिल जाएगा। अगर आपको ये पढ़ा हुआ होगा तो आपको उसका जो राइट है वो हो जाएगा, अन्यथा आपको ये बुक हो सके तो कोई और बुक में आपको ना मिले। तो इस प्रकार के आपके छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो आपको डायरेक्ट परीक्षा के अंदर देखने को मिलते हैं। उसके बाद आता है स्मारक और उसके बाद मुद्राएं, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा वो ही मैं आपके लिए करवाऊंगा। उसके बाद आते हैं आपके बर्तन और कलाकृतियाँ। उत्खनन से हमें तात्कालिक बर्तन और कलाकृतियाँ प्राप्त होती हैं। कलाकारी में बर्तनों पर चित्रण, खंभों पर खुदाई, किवाड़ों व एवं गवाक्ष की कारीगरी आदि भी देखने को मिलती है। हमें ऐसे बर्तन भी प्राप्त होते हैं जिनकी बनावट, पॉलिश, रंग आदि उस काल की उत्कृष्ट कला को दर्शाते हैं। राजस्थान के अनेक स्थानों से उत्खनन के प्राप्त मर्द भांडों, प्याले, रकाब या धूप पात्र, दीपक आदि से हम पूर्वजों की कला कौशल को सहज ही समझ सकते हैं। गणेश्वर जो नीम का थाना सीकर के अंदर है, अब पहले तो क्योंकि जो नए जिलों बनाए नीम का थाना तो उनके अंदर उस टाइम जो है वो गणेश्वर नीम का थाना आ गई थी, लेकिन अभी गणेश्वर पूछ ली जाए गणेश्वर सभ्यता तो थारी सीकर के अंदर आ जाओगी। तो ताम्र संस्कृति का अवशेष है। जोधपुर है वो आपकी जोधपुर के अंदर नहीं है, जबकि जयपुर के अंदर है। जोधपुर सभ्यता 9 है जो है वो भरतपुर के अंदर है, से प्राप्त काले एवं लाल मर्द भांड एवं गिलूंड से प्राप्त आपके परस्तर फलक आदि में कला और कौशल देखा जा सकता है। यानी कि आपसे यहाँ से पूछ लिया जाए कि कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। गणेश्वर कहाँ पे स्थित है, जोधपुर कहाँ पे स्थित है, नोह कहाँ पे स्थित है। उसके बाद ताम्रपत्र। ताम्रपत्र क्या होता है कि तांबे के छोटे बड़े पत्रों पर खोदे गए लेखों को ताम्रपत्र कहते हैं और दान पुण्य से संबंधित होने से इन्हें दानपत्र भी कहते हैं। इनसे हमें शासक, काल, भाषा, पर्व, धर्म, भूमि के प्रकार, नापतोल, दान के प्रकार आदि का पता चलता है। अब पहले अपने पुरातात्विक स्रोत देखा, अपन देखते हैं कि साहित्यिक स्रोत के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि ये कृति किसके द्वारा लिखी गई थी, इसका लेखक कौन था, उसके अनुसार अपने इतिहास को जानने की कोशिश है वो करते हैं। तो 12वीं सदी में उत्तराज्यानक की जो कृति यानी पृथ्वीराज रासो महाकाव्य से चौहानों की उपलब्धि का वर्णन मिलता है। अब यहाँ से डायरेक्ट पूछ लिया जाए, यहाँ से 2 क्वेश्चन आपके बनते हैं। एक तो एक कि पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है, तो पृथ्वीराज रासो के लेखक है वो आपके जयानक आ जाएंगे। सॉरी, पृथ्वीराज विजय है यहाँ पे, पृथ्वीराज विजय के जो लेखक है वो आपके जो है जयानक आ जाएंगे। दूसरा ये कि जो पृथ्वीराज विजय है उसमें चौहानों की उपलब्धि का वर्णन है वो मिलता है। ठीक है, 2 प्रश्न आपके हो गए। उसके बाद नैनचंद सूरी की जो कृति है वो हमीर महाकाव्य। अब यहाँ से आपसे पूछ लिया जाए कि हमीर महाकाव्य के लेखक कौन है, तो आपका उत्तर हो जाएगा नैनचंद सूरी है वो हमीर महाकाव्य के लेखक हैं। इससे आपका क्या होता है कि चौहानों के इतिहास के साथ साथ उनके समय की जो सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति की जानकारी है वो मिलती है। ठीक है, उसके बाद राजस्थानी साहित्य में पृथ्वीराज रासो, अचलदास खींची की वचनिका, पद्मनाभ कृत, कान्हड़ दे प्रबंध। उसके बाद बीकानेर के दलपत सिंह की जो कृति है वो दलपत विलास है और खियाड़ जगात करती है वो वचनिका है।
पृथ्वीराज रासो है वो अचलदास की आ जाएगी। उसके बाद पद्मनाभ की जो कृति है वो कानड़देव प्रबंध आ जाएगी। और बीकानेर के जो दलपत सिंह है उसकी उनकी आ जाएगी दलपत विलास आ जाएगी। खियाड़ जग्गा की जो आपकी कृति हो जाएगी वो वचनिका हो जाएगी। वचनिका के लेखक कौन है, वो आपकी खियाड़ जग्गा हो जाएंगी। ये आपके होंगे। इस प्रकार से आपसे जो किसके द्वारा ये है वो किसके द्वारा लिखा गया था, इस प्रकार से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है और पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है, जयानक हैं या फिर ये आपके नैनचंद सूरी हैं, अलग अलग आपके ऑप्शन है वो आ जाएंगे इस प्रकार से। कर्नल जेम्स टोड की कृति जो है वो एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान है, यानी एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान के लेखक कौन है, तो वो आपके कर्नल जेम्स टोड आ जाएंगे। और इनकी एक और कृति है वो पश्चिम भारत की ओर यात्रा। ठीक है, ये दो आप इनके हैं वो कृति हो जाएंगी कर्नल जेम्स टोड के। यानी आपसे पूछ लिया जाएगा कि पश्चिम भारत की यात्रा के लेखक कौन है, तो कर्नल जेम्स टोड आपका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद बूंदी के महाकवि सूर्यमल मिश्रण जो है उनकी वंश भास्कर है, यानी वंश भास्कर के लेखक कौन है, तो सूर्यमल मिश्रण आपके आ जाएंगे। उसके बाद कविराज श्यामलदास की जो कृति है वो वीर विनोद आ जाएगी। जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा कि वीर विनोद के लेखक कौन है, तो आपके आ जाएंगे श्यामलदास। उसके बाद विश्वेश्वर नाथ की रेव की जो कृति है वो मारवाड़ राज्य का इतिहास। अब आपसे पूछ लिया जाएगा कि मारवाड़ राज्य का इतिहास है, इसके लेखक कौन है, तो विश्वेश्वर नाथ रेव इनके जो आंसर है वो हो जाएगा। उसके बाद गौरीशंकर हीराचंद ओझा लिखित उदयपुर, जोधपुर, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के इतिहास के ग्रंथों का उल्लेख है। इतिहास के ग्रंथ उल्लेखनीय है। इस प्रकार से आपका 3 को चैप्टर है वो कंप्लीट होगा। अब अपन देखते हैं 4 को चैप्टर जिसका नाम है राजस्थान के प्राचीन सभ्यता एवं स्थल। उत्खनन से प्राप्त हुए प्राचीनतम साक्ष्यों में आवास स्थल, लकड़ी, अनाज, हड्डी और पत्थरों के अस्त्र शस्त्र और उपकरण प्रमुख हैं। क्योंकि प्राप्त उपकरणों में पत्थर के उपकरणों की संख्या अत्यधिक है, अतः प्रारंभिक युग को प्रस्तर युग है वो कहा जाता है। प्रस्तर युग में मानव अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए जानवरों का शिकार करता था अथवा जंगलों में कंदमूल एकत्र कर पेट भरता था। अतः उसने पत्थर की कुल्हाड़ी, खंडासा, छुरा जैसे उपकरण है वो बनाए थे। तो यहाँ पे पत्थर की कुल्हाड़ी वगैरह है ये आपके बनाए गए थे। प्रस्तर युग है, ये आपसे इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि प्रस्तर युग में किस किस प्रकार के जो है वो उपकरण है वो बनाए गए थे। उसके बाद प्रस्तर युग के बाद ताम्र का शिकाल तथा उसके पश्चात लोहा युग के अवशेष हैं वो प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से पत्थर के स्थान पर उसने धातु के उपकरण है वो बनाने प्रारंभ कर दिए थे। धातु में भी सर्वप्रथम तांबे का उपकरण है वो प्रारंभ किया गया था। अभी आपसे पूछ ले जाओ कि सर्वप्रथम किस जो है धातु का प्रयोग किया गया था, तो वो तांबे का प्रयोग किया गया था। यानी तांबे धातुओं में सबसे पहले तांबे का उपयोग है वो किया गया था। उसके बाद राजस्थान में ताम्रकालीन सभ्यता के अवशेष है वो कालीबंगा, गणेश्वर और आहड़ क्षेत्र में प्राप्त होते हैं। यानी कालीबंगा, गणेश्वर और आहड़ सभ्यता के अंदर ताम्रकालीन सभ्यता के अवशेष है वो प्राप्त होते हैं। उसके बाद इस मैप को एक बार ध्यान से देख लीजिए। चाहो तो वीडियो रोक के आप क्वालिटी बढ़ा के थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट है वो ले सकते हो, जिसमें आपको सारी सभ्यताएं हैं वो देखने को मिल जाएगी। कौन सी सभ्यता वो कौन से जिले के अंदर स्थित है। कालीबंगा हनुमानगढ़ के अंदर, पीलीबंगा रंग वैली हनुमानगढ़ के अंदर आ जाएंगी, बड़ोपल है वो हनुमानगढ़ में आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे सोथी जो है वो बीकानेर में आ जाएगी, सुनारी झुंझुनू में आ जाएगी, गणेश्वर सीकरी आ जाएगी, बेराट है वो कोटपुतली बैरोड में आ जाएगी। उसके बाद दर है ये भरतपुर में आ जाएगी, रेड और नगर है ये टोंक के अंदर आ जाएगी, नगरी है वो चित्तौड़गढ़ में आ जाएगी, आहड़ है वो उदयपुर के अंदर आ जाएगी, गिलोंड है वो राजसमंद में आ जाएगी, बाग और भीलवाड़ा में आ जाएगी, तिलवाड़ा बाड़मेर में आ जाएगी। ये आपकी सभ्यताएं हैं जिनको आप एक बार नज़र में ध्यान में रख लीजिए कि कौन सी सभ्यता किस जिले के अंदर स्थित है। तो आप वीडियो रोक के स्क्रीनशॉट है वो ले सकते हो। अब अपन देखते हैं कालीबंगा सभ्यता। राजस्थान में दृष्टद्योति और सरस्वती नदी की घाटी पुराविद अमनानंद घोष ने करीब 2 दर्जन पुरास्थलों की खोज है वो की थी। इनमें से हनुमानगढ़ जिले की घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा जो सभ्यता है वो प्रमुख है। यानी इनकी खोज किसने की थी कालीबंगा सभ्यता की, तो वो की थी अमनानंद घोष ने। ठीक है, पहले क्वेश्चन यो। दूसरे की कौन सी नदी का किनारा है, घग्गर नदी के किनारे है। ठीक है, उसके बाद डॉक्टर बीबी लाल और बी के थापर के निर्देशन में यहाँ खुदाई की गई थी। अब कालीबंगा में खुदाई किसके निर्देशन में की गई थी, तो बीबी लाल और बी के थापर के निर्देशन में खुदाई करी गई थी। खुदाई में यहाँ पे सिंधु सरस्वती सभ्यता का एक नगर मिला था। सिंधु सरस्वती सभ्यता काल को एक नगर है वो मिले तो जिसके मकान में ईंटों का प्रयोग है वो किया गया था। मकान के 4-5 बड़े तथा कुछ छोटे कमरे होते थे। बस्ती के गंदे पानी की निकासी के लिए यहाँ लकड़ी एवं ईंटों की नालियाँ वो बनाई हुई थी। यहाँ चबूतरे भी मिले हैं जिन्हें पर अग्निकुंड वेदिकाएं बनी हुई हैं। संभवतः ये धार्मिक कार्यों हेतु प्रयुक्त होती थी। अब यहाँ से पूछ लिया जाएगा कि गंदे पानी की नाली, लकड़ियों की नाली, ईंटों की नाली की जो निकासी व्यवस्था वो कौन सी सभ्यता के अंदर थी, और अग्निवेदाओं की जो वेदिकाओं को जो चबूतरे है वो कौन सी सभ्यता में प्राप्त हुए तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन है वो बनाए गए। तो मैं आपको बोल रहा हूँ एक एक लाइन यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपकी रहने वाली है। दूसरे टीले के उत्खनन
में एक दुर्ग के अवशेष मिले। कालीबंगा ये नगर योजना जो सिंधु सरस्वती सभ्यता की नगर योजना के स्वरूप दिखाई देती है। इस क्षेत्र में नगर की प्राचीर को बाहर जोती हुई कृषि भूमि साक्ष्य मिले। खुदाई में हमें गाय के मुख वाले प्याले, अब यहाँ से पूछ लीजिए गाय के मुख वाले प्याले हैं, तांबे के बेल हैं, कांस्य के दर्पण हैं, हाथी दांत का कंगा है, मिट्टी के बर्तन है, कांच की मणिकाएं हैं, खिलौने हैं। ये कौन सी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? तो ये कालीबंगा सभ्यता से हैं, वो आ जाएंगे। उसके बाद कालांतर में नदियों का पानी सूखने, जलवायु परिवर्तन, मरुस्थल के बढ़ने इत्यादि के कारण है वो यहाँ की जो बस्ती है वो उजड़ गई थी। अब यहाँ से पूछ लीजिए कि किस कारण है वो कालीबंगा सभ्यता है वो उजड़ गई थी? तो यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा कि सूखा, जलवायु परिवर्तन, मरुस्थल के बढ़ने के कारण यहाँ की जो बस्ती है वो उजड़ गई थी। कालीबंगा सभ्यता वो उजड़ गई थी। उसके बाद आघाटपुर या फिर आहड़ सभ्यता। आघाटपुर या फिर आहड़ सभ्यता। उदयपुर के पूर्व में आहड़ या बेड़च नदी के किनारे दो टीले दिखाई देते हैं जिनको स्थानीय लोग हैं वो धूलकोट कहते हैं। ठीक है, यानी आहड़ जो सभ्यता है वो बेड़च नदी के किनारे है। इस बात को आपको याद रखना, उदयपुर के अंदर है। उसके बाद बस्ती पहले ताम्रवती के नाम से जानी जाती थी। ऐसा प्रतीत होता है कि तांबे के औजारों का निर्माण का केंद्र होने के कारण यहाँ का नाम जो है वो 10वीं या फिर 11वीं शताब्दी के अंदर आघाटपुर के नाम से जाना जाने लगा था। यहाँ से प्राप्त मकानों की दीवारें पत्थर एवं मिट्टी की बनी हुई हैं जिनकी छत बांस और किल्लुक से बनी होती थी। अब बड़े कमरे के बीच में बांस की जो परदी पर मिट्टी चढ़ाकर उसे छोटे छोटे कमरे में विभाजित है वो किया जाता था। मकान के 4 से 6 चूल्हे मिले जो संयुक्त परिवार का सामूहिक भोजन विधि का साक्ष्य मिलते हैं। अब 4 से 6 मकान के अंदर 4 से 6 चूल्हा ही वो कौन सी सभ्यता के अंदर मिले हैं? तो वह आहड़ या फिर आघाटपुर सभ्यता के अंदर मिले हैं। यहाँ उच्च कोटि के चावल उत्पादित होते थे। आहड़ सभ्यता के अंदर भट्टी नुमा चूल्हा भी मिला है। उसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिल जाए कि के अठे देखने मिले आहड़ में। जो तांबे का पात्र है वो आहड़ सभ्यता के अंदर मिला है। तांबे की कुल्हाड़ी, तांबे का टुकड़ा, तांबे की छुरी, ये आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। आहड़ सभ्यता से प्राप्त वस्तुएं हैं। यह माना जाता है कि यहाँ पे तांबा जो है वो पिघलाया जाता था। जो आहड़वासी बर्तन बनाने की कला में दक्ष थे। यहाँ से मिले लाल भूरे मर्द की सफाई तथा अलंकरण में उत्कृष्ट थे। धूलकोट के 1951-52 ईस्वी में हुए उत्खनन से तस्तरियाँ, दीपक, धूपदानियाँ और कटोरियाँ, मटके, कलश, चूड़ियाँ, खिलौने, 26 किस्म की मणिकाएँ, 6 तांबे की मुद्रिकाएँ और 3 मोहरें जो प्राप्त हुई हैं। ये सब प्रतीत होता है कि प्राकृतिक प्रकोप के विध्वंस हुआ था। इस सभ्यता के लोग हैं वो उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व की ओर बढ़े तथा गिलोंड एवं भगवानपुर जिससे स्थान है वो बसाए। तो आपका चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। अपन 5 नंबर का चैप्टर है वो आप देखने वाले हैं। आज़ादी से पूर्व सरकार का स्वरूप है, ये 5 नंबर चैप्टर को नाम रहने वाला है। तो आज़ादी से पूर्व जो राजशाही थी उसमें किस प्रकार से के शासन होते तो वह के अंदर राजा हो तो उसके बाद मंत्री हो तो ये किन किन जो मंत्री है वो कौन हो तो राजा कौन हो तो ये अपन थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। तो राजा जो है वो राज्य की संपूर्ण शक्ति का सर्वोच्च केंद्र है वो होता था। ठीक है, उसके बाद मंत्री कौन होते राज्य अपने शासन कार्य की जो सहायता हेतु मंत्री की नियुक्ति है वो करता था। प्रमुख मंत्री को दीवान कहते थे। अब बख्शी किसे बोला जाता तो सेना को वेतन देने तथा सेना संबंधित अन्य कार्यों की जो जिम्मेदारी होती थी वो बख्शी के पास होती थी। उसके बाद खजांची नाम सुने होगी। खजांची की होगी तो आमदनी और खर्चे के हिसाब को संतुलित रखना तथा बचत को सुरक्षित करना, राजकोष में वृद्धि करना खजांची को कार्य हो। उसके बाद परगना अधिकारी कौन होता राज्य में परगनों की विभाजित तथा परगनों की शांति व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी है वो परगना अधिकारी को होती थी। ग्राम है वो राज्य की सबसे छोटी इकाई थी उस टाइम में। तो आपकी ग्राम का जो प्रशासन है वो ग्राम पंचायतें करती थी। जागीरदारी व्यवस्था। राजस्थान में जागीरदारी व्यवस्था का मूल तत्व था कि राजा है उनकी मृत्यु के बाद में जो बड़ा पुत्र है वो राजा बनता था। राजा अपने छोटे भाइयों को जीवन यापन के लिए भूमि आवंटित करता था। भाई बंधुओं को दी गई इस भूमि को स्वामी जागीरदार कहलाता है। अंग्रेजों का शासन है वो अंग्रेजी राज्य की स्थापना के साथ ही भारत वो प्रशासनिक दृष्टि से 2 भागों में विभाजित हो गया था। पहला ब्रिटिश भारत है और दूसरा रियासती भारत है। ब्रिटिश कालीन भारत में केंद्र शासित प्रदेश एवं 11 प्रांतों से बना हुआ था। सभी प्रांतों को अलग अलग गवर्नर थे। भारत के गवर्नर जनरल के प्रति उत्तरदायी थे। उसके बाद यानी पहले एक तो भारत को गवर्नर जनरल तो पूरा, उसके बाद जो अलग अलग प्रांत थे उनका अलग से गवर्नर जनरल वह जो थे। 1857 की क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन वो समाप्त हो गया था। अब भारत में प्रशासन का सीधा नियंत्रण इंग्लैंड के ताज एवं संसद के नियंत्रण में आ गया था। लॉर्ड कैनिंग को गवर्नर जनरल के साथ ही साथ भारत का प्रथम वायसराय है वो नियुक्त किया गया था। अब एक क्वेश्चन से वो यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट ये बनता है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वो आपका था
जो लॉर्ड कैनिंग जो था वो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल के साथ भारत का प्रथम वाइसराय भी आपका था। ठीक है। 1935 ईस्वी का भारत सरकार अधिनियम जिसे 1 अप्रैल 1937 को लागू किया गया था। अब दूसरा क्वेश्चन यो बना था कि 1 अप्रैल 1937 को भारत शासन अधिनियम है वो 1935 से लागू किया गया था। तो 1935 भारत सरकार अधिनियम है वो कब लागू किया गया था? तो 1 अप्रैल 1937 को लागू किया गया था, कर दिया गया था। और अजमेर मेरवाड़ा प्रांत में परिवर्तन है वो लाया गया था। अब इसे विदेश एवं राजनीति विभाग के स्थान पर भारत सरकार के गृह विभाग के अंतर्गत लाया गया था। गृह विभाग के अंतर्गत आने का प्रमुख प्रभाव यह हुआ कि अब इस क्षेत्र के सभी कानून सघन कार्यपालिका द्वारा बनाए जाने लगे, न कि गवर्नर जनरल द्वारा। देश की आज़ादी के बाद राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई थी। राजस्थान के प्रथम विधानसभा के लिए 1952 में चुनाव हुए थे। टीकाराम पालीवाल प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बने थे। तो पहले जो प्रथम विधानसभा के जो चुनाव 1952 में हुए थे, तो उसके बाद प्रथम जो निर्वाचित मुख्यमंत्री जो बने थे वो टीकाराम पालीवाल बने थे। और इस प्रकार से आपका जो 5वां चैप्टर है वो भी कंप्लीट होगा। तो अगले वीडियो के अंदर आपका 6वां चैप्टर है वो आपका देखेंगे राजस्थान के भौतिक स्वरूप। और ये चैप्टर है वो आपके लिए एक बार फिर बताऊं तो इंपॉर्टेंट रहने वाला है। भौतिक स्वरूप इस प्रकार इस चैप्टर से आपके काफ़ी क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्लास है वो आपको कल उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो अब आपकी लगभग है वो रेगुलर क्लासेस है वो आपको देखने को मिल जाएंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे की वीडियो के लिए।